दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराई जाती है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री की शानदार शुरुआत कर चुका हूं और पहली वीडियो मैंने कवर करा दी है और पहली वीडियो में मैंने पहला चैप्टर समाप्त कर दिया गया है। तो अगर आपने वो नहीं देखी हो तो जाकर के देख लीजिएगा। अगर आप शुरू से सारे वीडियोस को देखते हुए चलते हैं तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री बहुत मजबूत हो जाएगी। और अगर केमिस्ट्री का भी कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको उड़ा के फेंक दोगे। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। हर वो क्वेश्चंस को जानता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद में टॉप 3 कॉलेज है यूपी का, उसमें मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ और मैं हर ऐसे क्वेश्चन को जानता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से तैयारी करते हैं, किसी और चैनल की तरफ नहीं भागते हैं, डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, चूँकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, चूँकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। और आज हमारा चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैटर है, जिसको हम कहते हैं द्रव्य। ठीक है, तो आइए इस द्रव्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं उन सबको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सही तरीके से सीखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें क्या हो जाती हैं? घुल जाती हैं और नीला रंग विरंजित करती है। दोस्तों सही बताओ कि अगर आप किसी नीले रंग में अगर लोहे की कील डाल दो तो क्या वह घुल जाएंगी? अरे सर नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, कील कैसे घुल जाएगी? दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्त, घुल जाती है लेकिन नीला रंग विरंजित करती हैं। दोस्तों एक बात याद रखनी है, अगर आप किसी भी चीज़ में लोहे की कील डालोगे तो वो घुलती नहीं है। हालांकि उस कील पर नीला नीला रंग लग सकता है लेकिन वो घुलेगी नहीं कभी भी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नहीं घुलती और नीला रंग विरंजित करती है, नहीं घुलती और नीला रंग विरंजित नहीं करती, नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अरे जब हम नीले पानी के अंदर, नीले रंग के अंदर उस कील को डालेंगे तो वो कील नीली हो जाएगी हमारी। ठीक है, नीला रंग विरंजित करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। वो घुलेगी नहीं लेकिन नीला रंग विरंजित करेगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे, बट आप भी जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम स्पिरिट को हथेली पर रखते हैं तो ठंडा महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? क्या हमें आप बता सकते हैं कि सर अगर हम स्पिरिट को हथेली पर रखते हैं तो वो ठंडा महसूस क्यों होता है? या तो वो क्रियाशील द्रव है, या वो अवाष्पशील द्रव है, या वो अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, या वो कम वाष्पशील द्रव है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्त। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जब हम स्पिरिट को हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, क्योंकि वह अत्यधिक वाष्पशील द्रव है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और दोस्तों सारे क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। इस बात को आप यहाँ पर सही तरीके से समझेंगे कि अगर हम जैसे दूध से हम दही बना दें, ठीक है, तो क्या दही से दूध बना सकते हैं? अरे सर नहीं बना सकते हैं। तो
इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाती है और दूसरी चीज़ से वही चीज़ नहीं बनाई जा सकती तो उसको कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्त, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? अरे भौतिक परिवर्तन है क्या सर? नहीं, भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में पहले अंतर समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम पानी को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है? जम जाता है। ठीक है, अगर हम उसको ताप दे दें, नीचे से ताप देते तो वो फिर पिघल जाता है। तो हम पानी से बर्फ़ बनाए जा रहे हैं, हम पानी से बर्फ़ बन रहा है और बर्फ़ से पानी बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक भौतिक परिवर्तन है, ये एक उत्क्रमणी प्रोसेस है। अनुत्क्रमणी प्रोसेस उसको कहते हैं जिसको हम यहाँ से बनाने के बाद, जैसे दूध से दही बन जाती है, क्या दही से दूध बन जाएगी? नहीं बनेगी, उसी को कहते हैं हम अनुत्क्रमणी प्रोसेस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और उसी को कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो रासायनिक परिवर्तन जो है हो जाएगा हमारा, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। तो आई होप क्वेश्चन ही समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन के बेसिक को भी समझते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, यहाँ पर देखिए दोस्त, द्रव के अणुओं से कम होती है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? इसका कॉन्सेप्ट बताइए, हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कैसे भी। अब यहाँ देखिए दोस्त, अगर हम पानी, जैसे पानी है, पानी को अगर हम फर्श पर डाल दें तो वो बहुत तेज़ी से बह जाता है। ठीक, अगर हम किसी पिंड को, लोहे के पिंड को अगर फर्श पर डाल दो तो क्या वो बह जाता है? अरे सर नहीं बहता। तो जब भी तो कह रहा हूँ कि द्रव के अणुओं से कम होती है ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अंतराणुक बल अधिक होता है। अंतराणुक बल जो होता है वो किस में अधिक होता है? ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है, या तीनों में होता है? तो कौन सा ऑप्शन में होता है? तो यहाँ पर अंतराणुक बल अधिक जो होता है वो ठोस में होता है। क्यों होता है? इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्त। यहाँ देखिए, ये एक लोहे का पिंड है। ठीक है, जब ये लोहे का पिंड है तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे अणु जो होते हैं वो बहुत बहुत पास होते हैं। ठीक है, जब वो पास होते हैं तो उनके बीच बल ज़्यादा लगता है, तो अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। जब हमारा, सपोज मान लीजिए अगर हम किसी पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी को गर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, यानी इस द्रव का वाष्प दाब जो है उस वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है जो आसपास की वायु है, तो ये द्रव उबलने लगता है। तो इसी को कहते हैं हम क्वथनांक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होगी, ये पूछा गया है। अगर हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ा दें तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों होगी? अगर हम, जैसे सपोज मान लीजिए पानी ही मान लीजिए, ये हमारा पानी है। ठीक है, अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं तो जो इसके छोटे छोटे अणु होते हैं पानी के अंदर वो तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ देखिए, क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है? शहद और नमक? बिल्कुल नहीं। दूध एवं पानी? बिल्कुल नहीं। शहद एवं पानी? नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पानी और साबुन जो है वह यौगिक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए चौक है और धोने का सोडा और वायु। क्या ये मिश्रण है? अरे नहीं सर, ये तो कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रहा ये मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन तूतिया और दूध, ये भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन ग्लूकोज दूध संगमरमर, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पीतल वायु इस्पात दूध, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पीतल वायु इस्पात दूध जो है ये हमारा ये एक मिश्रण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? आयरन बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन हो सकता है, सी ऑप्शन में सोडियम या मैग्नीशियम। तो दोस्तों कभी भी याद रखना कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो भूपर्पटी में वो ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्त इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शायद ये वाला क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, 2012 में पूछा गया है, हो सकता है बार बार आने की वजह से 2022 में भी पूछा जा सके। ठीक है, तो एक दफ़े और कर लेते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है? तो अभी आपको बताया था पीतल वायु इस्पात दूध जो है वो एक मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? अभी तो हमने किया था ऑक्सीजन, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, दोबारा क्यों रिपीट हो रहे हैं भाई, ये हो सकता है कि ये 2022 में पूछे जा सके। अब देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए, इसमें से हमें शुद्ध पदार्थ छांटना है। सिलिकॉन दूध ग्लूकोज बिल्कुल नहीं, यहाँ देखिए सिलिकॉन ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन और ग्लूकोज जो है वो एक शुद्ध पदार्थ है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि इस बैच का नाम ही एग्जाम क्रैकर बैच रखा हुआ है। अगर आप पढ़ते हैं मेरे साथ, बिल्कुल दिल लगाकर पढ़ते हैं, डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अंतराणुक बल नगण्य होता है। भाई ज़्यादा जो होता है वो ठोस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ठोस में जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत आसपास होते हैं। जब वो पास होते हैं तो उन पर जो बल लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए उसमें बल अधिक होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अंतराणुक बल नगण्य होता है, तो नगण्य जो होता है वो गैस में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है, कौन सा इसमें पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातज है? सल्फर है सर बिल्कुल नहीं, बर्फ है बिल्कुल नहीं, कोयला है बिल्कुल नहीं, नौसादर जो है वो ऊर्ध्वपातन क्रिया उसमें उसके अंदर होती है। कैसे होती है सर, ज़रा कॉन्सेप्ट से बता दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, लगे हाथ एक बात और बताऊंगा, अभी पहले इस बात को समझिएगा। नौसादर ऊर्ध्वपातज की क्रिया हम उसको कहते हैं कि अगर हम इस पदार्थ को नौसादर को गर्म करें, नीचे से इसको ताप दें, तो ये पिघलता नहीं है, धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, धीरे धीरे उड़ने लगता है अगर हम इसको गर्म करें। ठीक है, तो ये पिघलता नहीं है। जब ये पिघलता नहीं है तो इसी क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक तो नौसादर है, एक आयोडीन है और एक कपूर है, ये तीनों आपको याद रखनी है। इन तीनों में ऊर्ध्वपातज का गुण होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये कौन से ईयर में पूछा जा चुका है ये भी तो देखते हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सही करा रहा हूँ कि गलत। 2011 में पूछा गया है, क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? कांच, प्लास्टिक, रबर, ये शक्कर जिसको कहते हैं हम चीनी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चीनी जो है वो बहुत ठोस है, इस बात को आप याद रखें, क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों पक जाता है भाई? कोई तो रीज़न होगा। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब हम कुकर में, अगर सपोज मान लीजिए कुकर है, ठीक है, और कुकर में हम क्या बना रहे हैं? कुकर में हम दाल बना रहे हैं। ठीक है, कुकर में हम दाल बना रहे हैं, तो इसका हमने दाब बढ़ा दिया। जब हम उसको नीचे से प्रेशर देंगे
तो इस दाल का मतलब इस कुकर का प्रेशर दिन दाब बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ता है तो उसका क्वंथनांक भी बढ़ जाता है। जब क्वंथनांक बढ़ जाता है तो दाल क्या होती है, दाल शीघ्रता से गल जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल का क्वंथनांक भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। ठीक है, आयतन तथा आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठोस जिसको कहते हैं हम सॉलिड, ठीक है, तो ठोस में जो होता है ना, उसमें आकार और उसका आयतन, आकार मान लीजिए कि हमारा ये एक पिंड है, ठीक है, ये लोहे का एक पिंड है, इसमें इसका आकार भी हमारा निश्चित है और इसका आयतन भी, आयतन मतलब उसका भार जो होता है, उसका अंदर जो सबको मिलाकर के जो आयतन होता है उसका, वो भी एकदम सही रहता है। ठीक है, उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। बात आती है द्रव की। द्रव, अब द्रव का यहाँ पर एग्जाम्पल समझिएगा। अगर हम किसी द्रव को एक कटोरी में रख दें, ठीक है, अगर हम किसी द्रव को एक कटोरी के अंदर रख दें, ठीक है, और फिर उसके बाद में कटोरी से हम इस वाले गिलास में इसको डाल दें, इस वाले गिलास में हम इसको डाल दें, ठीक है, इसका आकार यहाँ से देखिए, इसका आकार तो यहाँ पर गोल गोल है, आयतन इसका, ठीक है, इसका आयतन सॉरी इसका आकार यहाँ पर, जब हम इस पानी को इस गिलास के अंदर डालते हैं तो इसका आकार तुरंत ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसका आकार बदल जाता है लेकिन इसका आयतन नहीं बदलता। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आयतन तथा आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। किसमें, गैस में, गैस में होते हैं। यहाँ पर द्रव की बात चल रही है, तो द्रव में क्या होता है, इसमें आकार तो निश्चित, आकार तो इसका अनिश्चित होता है लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, क्योंकि उसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्योंकि गैस जिस पात्र में रखी जाती है, गैस को हम जिस पात्र में रखते हैं तो उसका ही आकार वो ग्रहण कर लेती है। जिस पात्र में हम उसको रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। 2000 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उत्फुल्ल पदार्थ हमसे पूछा गया है, मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 या Na2CO3 2H2O या ZnSO4 या NaHCO3। यहाँ पर दोस्तों एक एक्स्ट्रा बात और बतानी है आपको, एडवांस बात और बतानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब उत्फुल्ल पदार्थ जो है, या तो वो K2SO4 फिटकरी भी हो सकती है, उत्फुल्ल पदार्थ फिटकरी भी हो सकती है, उत्फुल्ल पदार्थ हमारा हरा कसीस जिसको हम कहते हैं FeSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, फेरस सल्फेट कह दो या फिर कह दो इसको हरा कसीस, इसका दूसरा नाम होता है हरा कसीस। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो हरा कसीस और फिटकरी और ये दामन सोडा जिसको हम कहते हैं Na2CO3 2H2O या 10H2O, बात एक ही है। तो ये तीनों जो होते हैं उत्फुल्ल पदार्थ होते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगर फिटकरी आ जाए या फिर हरा कसीस आ जाए, फेरस सल्फेट, या फिर फिटकरी आ जाए या फिर ये आ जाए धावन सोडा, तो तीनों में से कोई सा ऑप्शन भी आ सकता है। आपको घबराना नहीं है, आपके अगर याद है तो आप डेफिनेटली एकदम करेक्ट टिक करके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं। बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि अगर हम किसी सिलपची के अंदर, किसी प्याली के अंदर अगर हम पानी रख दें और पानी को फिर हम छत पर रखकर आ जाए या फिर कुछ दिनों के बाद वो कहीं भी रख दो उसको, तो उसमें हमें पता ये लगेगा कि पहले तो हमारा पानी यहाँ तक था, ठीक है, अब हमारा पानी पहुँच करके नीचे तक पहुँच गया, यानी कम हो गया। तो वो आधा पानी कहाँ चला गया, यानी जो उसके अणु थे वो धीरे 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 उड़ते चले गए, यानी वायु में मिल गए।
ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो यानी वो वाष्पित हो गए, वाष्पित मतलब वाष्पन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। कैसे घटती है कॉन्सेप्ट समझिएगा, बट आप भी जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अभी ये बर्फ है, ठीक है, बर्फ का एक टुकड़ा है, ठीक है। जब हम इसको यहाँ से नीचे से ताप देंगे यानी ये पिघलेगी, ये पिघलेगी। जब ये पिघलेगी तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। इसके अणुओं की, जो इसके अंदर छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे अणु हैं, उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। जब गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो उनकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होती है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फटाफट अंदाज में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहां देखिए दोस्त, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अभी तो बताया घट जाती है। ऊर्ध्वपातज में सर्वप्रथम क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातज में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है? गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, अणुओं के बीच आकर्षण बल, ये ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, अल्प मतलब छोटे समय के लिए, अणुओं का स्वतंत्र हो जाना मतलब एकदम आज़ाद हो जाना, ठीक है। तो आप दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप अब इस द्रव्य चैप्टर में महारत हासिल कर चुके हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका पहले कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूगर्भ पृथ्वी में, भूगर्भ मतलब पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इस पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु जो है वो एल्युमिनियम है और तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन धातु जो है वो एल्युमिनियम है। इस बात को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल में घुलनशील अशुद्धियाँ, इसके जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्वथनांक को कम कर देती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, या हिमांक को बढ़ा देती हैं, या हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जल के क्वथनांक को बढ़ा देती है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और बताऊंगा मैं, देखिए जल के क्वथनांक को तो वो बढ़ा रही हैं, लेकिन जल में घुलनशील अशुद्धियाँ जो होती है उसको हिमांक को कम कर देती हैं, उसके गलनांक को कम कर देती हैं। हिमांक और गलनांक, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि हिमांक को भी कम कर रही हैं और गलनांक को कम कर रही हैं, लेकिन क्वथनांक को बढ़ा रही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कह रहा है कि जल में घुलनशील अशुद्धियाँ क्वथनांक को तो वो बढ़ा रही हैं और हिमांक को वो कम कर रही हैं। तो यहाँ पर हिमांक बढ़ रहा है तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत, यहाँ पर क्वथनांक कम हो रहा है तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वथनांक को बढ़ा देती है। 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्त 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा इस क्वेश्चन का। नौसादर, मान लीजिए कि ये हमारा नौसादर है, ठीक है, नौसादर और नमक, ये हमारा नमक है, ठीक है, इसको हमने एक कढ़ाई में रख रखा है, ठीक है, नमक को और नौसादर को। अगर हम इसको नीचे से ताप दे दें तो आप अच्छे से जानते हैं नौसादर वाले कॉन्सेप्ट को कि नौसादर में जो होता है वो हमारी ऊर्ध्वपातज की क्रिया इसके अंदर होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको गर्म कर दें, इसको ताप दे दें, तो नौसादर क्या होगा, ये पिघलेगा नहीं, ये इस नमक के साथ घुलेगा नहीं। क्या होगा कि ये नौसादर जो है गर्मी पाकर धीरे धीरे वायु में उड़ता जाएगा, यानी वायु में वाष्पित होता जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात को आप याद रखेंगे। यही एक ऐसी क्रिया है कि इसमें हम मतलब ताप दे करके इसको अलग कर सकते हैं। तो क्रिस्टल द्वारा बिल्कुल नहीं, त्रिभाजी क्रिस्टल द्वारा बिल्कुल नहीं, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो ये क्रिया जो होती है, जो क्रिया हम करते हैं ताप देकर के, ये ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो आइए दोस्त, ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन में देखिएगा, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जब अगर हम यहाँ से किसी, मान लीजिए कि ये हमारा एक बर्फ़ का टुकड़ा है, इस बर्फ़ से हमने पानी बनाया, ठीक है, इस पानी से क्या हम बर्फ़ बना सकते हैं? अरे सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम उत्क्रमणीय प्रोसेस। जब ये उत्क्रमणीय प्रोसेस हो गया तो उत्क्रमणीय प्रोसेस को ही कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वाष्प का बनना, वाष्प का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। वाष्प बन जाती है और बनने के बाद उस द्वारा उससे हम जल बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सबसे शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, जब बर्तन को बर्फ के चारों ओर रखा जाए। उपरोक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जब हम बर्तन के, मान लीजिए कि हमारा ये बर्तन है, ठीक है, बर्तन में हमने दूध रखा हुआ है इसमें, ठीक है, तो जब हम इसके इधर भी सिल्ली लगाएंगे और इसके ऊपर भी सिल्ली लगाएंगे और इसके नीचे भी लगाएंगे सिल्ली बर्फ़ की, और इसके साइड में लगाएंगे, तो ये बर्फ़ जो होगा, सॉरी, ये दूध जो होगा ये बहुत कम समय में ये ठंडा हो जाएगा। इस बात को आप याद रखें। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अभी और भी क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व है, कौन सा इसमें तत्व है? सिलिका है? अरे सर नहीं, सिलिका तो नहीं है। कांच है? बिल्कुल नहीं है। तत्व जो है वो मैग्नीशियम है, जिसको हम Mg से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O है। मतलब क्या है ये क्षारीय लवण है, ये अम्लीय लवण है, ये उदासीन लवण है, क्या ये द्विविक लवण है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप याद रखेंगे कि द्विविक लवण होता है फिटकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह पदार्थ जिनमें यौगिक की अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है कहलाता है। वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, अगर सपोज मान लीजिए दोस्त, अभी हमने एक गिलास लिया, ठीक है, एक गिलास के अंदर हमने चीनी घोल दी, एक गिलास के अंदर पानी है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है और उसके अंदर हमने चीनी डाल दी, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके अंदर चीनी घुलना बंद हो जाएगी। जब हम उसके अंदर चीनी डालते जाएंगे और उसको हिला करके उसको घोलते जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो घुलना बंद हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं? हम आर्द्रता गिराही कहते हैं, आर्द्रता गिराही। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वे पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है कहलाता है आर्द्रता गिराही पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। जितने भी इस पूरे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन थे सबको डिज़ाइन कर दिया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। मेरा नाम हाशिम कमाल है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता हो, तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। 9997574396 इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और कुछ क्वेश्चन समझ ना आए हो तो कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।